गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज डायमेंशनल फार्मूला का ये लास्ट लेक्चर है और हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट आज समाप्त करने वाले हैं। हाँ सर, यूनिट मेजरमेंट आज समाप्त करने वाले हैं और आज हम लोग बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक जान लेंगे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। हालांकि आप अगर मेरा पिछला लेक्चर देख चुके होंगे तो ये सारा कुछ बता दिया गया होगा लेक्चर में कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आपके सुविधा के लिए मैं ये टॉपिक डील कर रहा हूँ। तो बच्चा पार्टी एक चीज़ दिमाग में रखना कि ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट जो पूरा आज टॉपिक समाप्त हुआ है, पहले वाले लेक्चर से लेकर के आज 13वां लेक्चर है, मतलब 13th लेक्चर है, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मतलब मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें ऐसे टॉपिक है, बहुत कम मेहनत में इसमें नंबर एक्वायर किया जा सकता है। जैसे जो मेंस के एस्पिरेंट होंगे या जेई के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे, एक चीज दिमाग में रखना, आप एक दिन कोशिश करोगे, एक दिन बस समय आपका लगेगा डायमेंशनल एनालिसिस में। डायमेंशनल एनालिसिस एक दिन का टॉपिक है, पढ़ोगे, गारंटी एक क्वेश्चन बना करके आओगे जेई मेंस में, एक क्वेश्चन बना करके लाओगे, इट मींस 4 मार्क्स। ठीक है। आप इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस पढ़ोगे, जैसे स्क्रू गेज, जैसे वर्नियर कैलिपर, एक दिन में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसमें से गारंटी एक क्वेश्चन आएगा। बहुत कम मेहनत में नंबर प्राप्त करना है, तो इस टॉपिक को, मतलब इस चैप्टर को आप क्लियर करो। फिर एरर एनालिसिस मात्र पढ़ने में एक दिन का समय लगेगा। कंसेप्ट के साथ यदि पढ़ो, उसमें से गारंटी एक क्वेश्चन आएगा और उसको आप बना करके आओगे, मेरा दावा है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो बहुत कम मेहनत में। ठीक है। तो ये चैप्टर आपको कर लेना है, ये चैप्टर आपको गारंटी कर लेना है, अच्छे से करना है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग चलते हैं, क्या है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। और आप देख रहे हैं मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर और ये है मंजिल बैच। देखेंगे क्या क्या से लिमिटेशंस है, कहां हमारा पर डायमेंशनल फार्मूला कहता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। डायमेंशनल फार्मूला का कितना क्षमता है, कितना वो दूर तक जा सकता है, मतलब कौन कौन सी खामियां हैं, आसान से भाषा में समझें। डायमेंशनल फार्मूला में कौन कौन सी खामियां हैं। जैसे डायमेंशनल फार्मूला का यूज आप देखे होंगे, पहला कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फार्मूला। ठीक है, ये यूज था। दूसरा यूज था कन्वर्जन ऑफ यूनिट। और तीसरा यूज जो हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो क्या था, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशनल मेथड। डायमेंशन का अच्छा ज्ञान रखने के बाद अगर ये आपको जानकारी हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन से फिजिकल क्वांटिटी पर बेस्ड हो सकता है, और वो इतना पता हो कि वो प्रोडक्ट टाइप हैं, तो वो फार्मूला प्राप्त किया जा सकता है, उनका डायमेंशन पता किया जा सकता है। ये पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज लिमिटेशंस में हम लोग देखेंगे क्या है इसका लिमिटेशंस। सबसे पहला लिमिटेशन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, आई शुड से कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का ये कोई इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होता। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग प्राप्त किए थे, जब किसी का इनिशियल वेलोसिटी u है और बॉडी को फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉडी को फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut टर्म पूरा 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो s इजिकल टू हाफ gt स्क्वायर होना चाहिए था। बट डायमेंशनली वी हैव गॉट s इजिकल टू k इंटू gt स्क्वायर, ये आया था डायमेंशनली, जिसमें k के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। इसको हम लोग केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली ही प्राप्त कर सकते थे। और इस तरह से कह सकते हैं
कि जिस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स देन रिलेशन अमॉन्ग देम कांट बी एस्टैब्लिश्ड। देख लीजिए, इस चीज को अच्छे से समझते हैं जरा। कहता है दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग जब फॉर्मूला प्राप्त करते हैं तो एक चीज लिखते थे इधर एम एल टी का पावर -2 और इधर भी लिखते थे m का पावर a, l का पावर b और जो भी क्वांटिटी होता था, मान लिया क्वांटिटी था x, y, z, इसका पावर c। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि इस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ भी हो, इसका पावर मान लिया कुछ भी हो p, q और r, इसका पावर कुछ भी हो, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन हम लोग लिखे हुए हैं, अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी या 3 से ज़्यादा फैक्टर पर डिपेंड करता है, तब ये हमारा इस मेथड से फार्मूला प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि इधर जो 3 फिजिकल क्वांटिटी मतलब 3 डायमेंशन एम, एल और टी लिखे हुए हैं, अगर इधर उससे ज़्यादा अगर इधर फैक्टर हो जाएंगे, फिर इक्वेशन के संख्या वेरिएबल से कम हो जाएगा, और जब इक्वेशन की संख्या वेरिएबल से कम हो जाएगा तब इक्वेशन लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे और ए बी सी का वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में एक ही इक्वेशन होता है ax + b = जो भी c है, जैसे 2x + 3 = 9। एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन में सोल्व हो जाता है। 2 वेरिएबल होता था 2x + 3y = 10, तो इसके लिए 2 सिमुल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन लिखना होता है। इस तरह से जितने वेरिएबल होते हैं उतना इक्वेशन लिखेंगे तब ये सोल्व हो पाता है। यहाँ होता क्या है, इक्वेशन कम हो जाता है, वेरिएबल ज़्यादा हो जाता है और इसको हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। हाँ, हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे, नहीं कर पाते हैं। आगे चलेंगे, हम लोग आगे चलेंगे तो ये बच्चा पार्टी है बाय दिस मेथड इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिगोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन कांट बी एनालाइज्ड। हाँ जी, जस्ट इस पर विचार कर लें। अगर किसी इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आता है, जैसे देख लीजिए अगर cos θ आ जाए तो cos θ मतलब थीटा डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल में b और h का रेशियो, और इसका भी है l और इसका भी, b का भी नेचर लेंथ वाला है और इसका भी नेचर लेंथ वाला है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, और जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, प्योर नंबर हो जाता है, और प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, अतः उसको डायमेंशनली हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। जरा लॉगरिदमिक फंक्शन पे देखते हैं। लॉगरिदमिक फंक्शन पे देखते हैं। लॉग तो सर हम लोग 10th तक पढ़े नहीं हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स 11th का बेसिक मैथमेटिक्स जो इसके बाद हम चालू करने वाले हैं, मस्ट गो थ्रू दैट, वो सारे लेक्चर आपको मिस नहीं करने हैं। ठीक है, आप लॉगरिदम का भी कंसेप्ट समझ लोगे। और मैथ्स वाले बच्चे मैथ में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैथ वाले को दिक्कत नहीं होगी, फिर भी मैथ्स वाले को भी बेसिक जानना है। तो लॉगरिदम में क्या होता है? लॉगरिदम में सर हम लोग लिखते हैं 3⁻² = 9। इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखते हैं लॉग, ये बेसी रह जाता है, log 9⁻³ = 2। अब देखिए ये नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको लिखने का ये दूसरा तरीका है। ये नेचुरल लॉग होता है, कॉमन लॉग होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये भी एक कांस्टेंट है जिसको लिखने का ये तरीका है, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो, ये प्योर नंबर, यू कैन से कि ये प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा सर। अच्छा, जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आए तो हम आपको एक प्रेशर वाला बताए थे, इक्वेशन याद कीजिए। हाँ सर, जब हम लोग
यूज नंबर 2 पढ़ रहे थे डायमेंशनल फार्मूला का शायद। जरा देख ले, अगर e का पावर 3 हो, e का पावर 3 हो, ये e का इरेशनल नंबर है लेकिन है तो ये प्योर नंबर, ये भी एक नंबर है, तो एक्सपोनेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये एक प्योर नंबर है। तो प्योर नंबर का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, जिसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है उसको हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते। जरा आगे बढ़े हम लोग। कांट डिराइव द फॉर्मूला हैविंग मोर देन वन टर्म ऑन एनी साइड ऑफ इक्वेशन। अगर इक्वेशन के किसी साइड पे 2 टर्म हो, जैसे देख लीजिए, इसी पर हम लोग आ जाते हैं, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जरा देखिए, इससे हम लोग क्या समझते हैं, ये इक्वेशन के किसी एक तरफ 2 टर्म है, 2 टर्म है, इस फॉर्मूला को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं डायमेंशनली एनालाइज करके। होता ये है कि जब हम लोग दोनों तरफ डायमेंशन सेम करते हैं तो इसका भी डायमेंशन L और इसका भी डायमेंशन L, अब बन जाता है ये L दोनों मिल करके, इसको फिर अलग अलग करना संभव नहीं हो पाता है। जब डायमेंशनली M L T इससे X Y और Z इधर करते हैं और इधर जब एनालाइज हम लोग करते हैं तो केवल L ही आ जाता है, क्योंकि दोनों का नेचर L वाला है, और जब L का L के साथ जोड़ेंगे तो डायमेंशन L आ जाएगा, और इसको फिर तोड़ करके ऐसा लाना संभव, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, दोनों जुड़ के एक जैसा हो गया है। अब जब दोनों को जुदा करेंगे और ये लाना संभव नहीं है, तो जब किसी भी फॉर्मूला के किसी वन साइड या दोनों ही साइड पर 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, तो उनको प्राप्त करना संभव नहीं है। मतलब ओनली जो प्रोडक्ट टाइप है, मतलब एक टर्म से बना हुआ LHS या RHS दोनों तरफ एक एक ही टर्म हो, तब ये सोल्व किया जा सकता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक टर्म में जितने भी फैक्टर आते हों, वो भी 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, उतने फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ हो, तब हम लोग डायमेंशनली एनालाइज कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस से ये अलग अलग हो चुका है तो वो फॉर्मूला जो वास्तविक फॉर्मूला उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायमेंशन में सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बताता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बताता, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं बताता। अतः हम लोग देख सकते हैं, कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं देखेंगे, कल जो s इजिकल टू यू टी s इजिकल टू हाफ AT स्क्वायर हम लोग देखे थे। कब? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता था, तब वस्तु अगर इनफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा हो या फिर वस्तु नीचे गिर रहा हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस तरह से निकालते थे। यहां जब ये फॉर्मूला आ जाता था तो ये डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि बॉडी पूरब की तरफ जा रहा है कि पश्चिम की तरफ। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और ये मैग्नीट्यूड में ये 1/2 का भी वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः न मैग्नीट्यूड अच्छे से बता पाता है न डायरेक्शन बता पाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर क्वांटिटीज आर वेक्टर और स्केलर। तो हाँ दोस्तों, आज बस यहीं तक, और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस टॉपिक को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और नोट्स वही जो आप खुद बनाते हैं, सबसे बेहतर नोट्स होता है। आप आज से मैं अपने लिंक में नोट्स डालना शुरू कर दूंगा, और DPP कल से ये उपलब्ध आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।